हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है लर्न सिंपली के इस चैनल में। और जो हम लोग कंसेप्ट ऑफ डीसी मशीन, कंसेप्ट ऑफ मशीन के अंदर में पढ़ रहे हैं, तो पिछली क्लासेस में हम लोग लेक्चर्स लिए, मशीन के क्लासिफिकेशंस देखे, उनके सर्किट डायग्राम्स देखे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डीसी मशीन में। तो आज का टॉपिक है, इसको हम डिराइव भी करेंगे इस इक्वेशन को। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क इन डीसी मशीन। टॉर्क इन डीसी मशीन। जब हम बात करते हैं डीसी मशीन की, तो हमारे दिमाग में आता है कि डीसी मशीन तो दो तरीके की है, जनरेटर भी है, मोटर भी है। तो बात ऐसी है कि डीसी मशीन दो तरीके की होती जरूर है, जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर वो मशीन है जिसमें हम इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। जनरेटर के इनपुट में क्या है, अगर हम बात करें मशीन की, तो हम जो इनपुट देते हैं जनरेटर के केस में, वहां कैसा रहता है इनपुट, मैकेनिकल एनर्जी रहता है, मैकेनिकल। और आउटपुट जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल है, आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल, जबकि इनपुट जो है वो मैकेनिकल है। इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल। ये हमारे पास जो है जनरेटर है। अगर हम बात करें मोटर की, तो इसको देते हैं मोटर से दिखाएंगे। यहाँ पे इनपुट पे क्या देंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, क्योंकि जो मशीन है वो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस पे वर्क करती है, और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे इनपुट मैकेनिकल, आउटपुट इलेक्ट्रिकल। तो आउटपुट के केस में हम लोग जनरेटर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट में वोल्टेज का बिहेवियर चेक कर सकते हैं, करंट का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ जो है मैकेनिकल जब आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, रोटेशन। तो रोटेशन दो तरीके के होते हैं। अगर जनरल मशीन की बात करें तो रोटेशन सिंपल, अगर फिजिक्स से बात करें तो रोटेशन दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, लीनियर और सर्कुलर। अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन दो तरीके के हैं, लीनियर एंड सर्कुलर। वैसे रोटेशन तो सर्कुलर ही होगा। मोशन की बात करें, सभी मैकेनिकल में जो मोशन मिलेगा आउटपुट में, वो दो तरीके का है। मोशन कैसा कैसा हो सकता है, लीनियर और रोटेशनल। तो जो लीनियर मोशन मिलता है ये सिंपल मशीन्स में नहीं है, इनको हम पढ़ते हैं स्पेशल मशीन्स पे। तो यहाँ हमारा फोकस जो रहेगा वो जो मोशन है वो किसका है, रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशन किसके कारण आता है, रोटेशन आता है ड्यू टू टॉर्क। रोटेशन का रीजन क्या है, अगर रोटेशन आएगा तो किसके कारण आएगा, इसका मतलब कि कुछ टॉर्क अप्लाई हुआ है। टॉर्क कहाँ पे अप्लाई होता है, मोटर के शॉफ्ट पे अप्लाई होता है। तो टॉर्क आता कैसे है, टॉर्क कहां से आ गया, हमने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट में करंट वोल्टेज अप्लाई किया था, करंट फ्लो हो रही थी, फील्ड वाइंडिंग थी, आर्मेचर वाइंडिंग थी, सब था।
तो ये टॉर्क कहां से आ गया? तो ये टॉर्क जो आया है हमारे पास, क्या हुआ कि जो आर्मेचर बना हुआ है, आर्मेचर जो है किससे बना हुआ है? कंडक्टर की बाइंडिंग है सॉफ्ट के ऊपर, तो उस पर क्या होता है? एक फोर्स अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? एक फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और जब फोर्स रोटेशन में अप्लाई हो जाता है तो वहां पे क्या फार्मूला आ जाता है? कंसेप्ट टॉर्क आ जाता है। तो इसी सब कंसेप्ट को आगे पढ़ाते हुए हम लोग टॉर्क की बात करेंगे। उसके पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे डीसी मोटर के लिए। तो डीसी मोटर की अगर हम बात करें तो डीसी मोटर केस में अगर हम उसके टर्मिनल वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, एक जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे भी हमने टाइप्स की बात नहीं किया है, तो टाइप्स की बात नहीं किया तो आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए शंट सीरीज। लेकिन जब भी हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो माइंड में यही रहता है कि हम शंट मोटर की बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगा? जो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या बैक ईएमएफ होगा प्लस आर्मेचर का रेजिस्टेंस इनटू आर्मेचर करंट। तो जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है Vt और ये आर्मेचर का ईएमएफ है। जनरेटर केस में इसको हम जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं, मोटर के केस में इसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम मोटर की। तो अगर इस वोल्टेज इक्वेशन यही है, ये वोल्टेज इक्वेशन है, ये वोल्टेज इक्वेशन है किसके लिए? डीसी मोटर के लिए। अब इस वोल्टेज इक्वेशन में हमने क्या किया? I से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन से I से मल्टीप्लाई करेंगे? IA से मल्टीप्लाई करेंगे। सर IA ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो मोटर है उसमें अंदर आने वाली करंट क्या है? IA है। उसके अंदर आने वाली करंट क्या है? IA है, जिसको हम आर्मेचर करंट कह रहे हैं। और आर्मेचर करंट का ही कहीं न कहीं इफेक्ट आता है किस पे? टॉर्क पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तो जैसे इसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया IA इनटू Vt, ये है Vt, दिस इज वन Vt। फिर क्या मिला हमें? EA IA प्लस IA स्क्वायर I। अभी इक्वेशन जो हमने दिखाया है इसलिए दिखाया है कि जैसे हमने वोल्टेज में करंट का मल्टीप्लाई किया तो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है? पावर देता है। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन पावर देता है। तो यहाँ पर सर आप कहेंगे कि कौन कौन सी पावर है? तो जैसा कि एक टर्मिनल वोल्टेज था, ये क्या था? टर्मिनल वोल्टेज था। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्या है? इनपुट पावर ड्रॉन बाय द मोटर या पावर सप्लाई क्या है? पावर एट इनपुट टर्मिनल। तो सर ये कौन सी पावर है? क्वेश्चन आएगा ये क्या है? ये वही पावर है जो मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जो कि मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। तो सर ये तीसरा वाला क्या है? ये क्या आ गया? कहां से आ गया? हाँ ये भी है, ये है सॉरी, ये क्या है? ये लॉस है। क्या है? ये लॉस है। दिस वन इज लॉस। कौन सा लॉस है? आई स्क्वायर आर लॉस है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस। सर हम लोग तो
टॉर्क की बात कर रहे हैं तो लॉस क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मोटिव यहाँ पे जो है ई आई ए से, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, ये वही पावर है जो कि मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी। और जब भी हम किसी मशीन की बात करते हैं तो एक बैलेंस इक्वेशन की बात आती है कि कोई तो इनपुट पावर होगी जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, या कोई तो ऐसी पावर इलेक्ट्रिकल की जो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हमने इसको दिखाया है, ठीक है। और ये जो है आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यहाँ पे इसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ये का एक फार्मूला होता है, हम सब जानते हैं, ये इक्वल टू होता है, ये फार्मूला जो है हम लिख रहे हैं, जिसमें टर्म्स भी आपको बता देंगे, होता है P phi n z अपॉन E। यहाँ पे जो हमने n लिया है, n को हमने लिया है आरपीएस में, n जो है वो है आरपीएस में, आरपीएस का मतलब रोटेशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड। जेड जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, जेड जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। कहां से रहते हैं कंडक्टर्स, एक आर्मेचर वाइंडिंग्स में रहते हैं। फिर क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, फाई इज फ्लक्स पर पोल। अब उसके बाद एक टर्म आया सर, पी क्या है, पी वही है जहां पे पाई एग्जिस्ट करता है, मतलब पोल्स, इसमें हम इनपुट देते हैं, तो P क्या है हमारे पास, P जो है वो है नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स हमेशा 2 के मल्टीपल में रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि 3 पोल हो उसमें किसी मोटर में 2 के मल्टीपल, जो भी पोल्स आएंगे वो 2 के मल्टीपल्स में आएंगे। अब सर इसमें एक टर्म और आया है A, तो A जो है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, A इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अच्छा यहीं पे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और बता दूंगा, नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होते हैं, जो लैप और वेव वाइंडिंग्स होती हैं, उनके लिए अलग अलग होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे लैप वाइंडिंग की, लैप वाइंडिंग केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। अगर हम बात करेंगे वेव वाइंडिंग की, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। कितने होते हैं, हमेशा उनकी वैल्यू 2 ही होती है। अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि आपको हाँ सर लैप वाइंडिंग की जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तब वहां पे इसकी बहुत जरूरत होती है, क्यों, वहां दे दिया जाता है कि एक आर्मेचर है जो कि लैप बाउंड है, आप वहां पे पूछ लेगा और आपको जरूरत पड़ेगी एक ही, और एक ही वैल्यू दी नहीं रहेगी, तो आप कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पोल्स दिया रहेगा तो आप फट से ए को p के बराबर रख लेंगे और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये है ईए का इक्वेशन। ये ईए बहुत जरूरी है, जनरेटर हो या मोटर हो, इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ऐसा नहीं कि यूनिट नहीं रहेगा, वोल्ट में रहेगा। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने भी देखा था कि पावर क्या था, ईए आईए, यहाँ पे पावर जो था ये था ई आई। अब हम बात करेंगे तो चला गया मेहनत से लिखा, गायब हो गया। चलो फिर से लिख देते हैं जल्दी से। यहाँ हम ये लिखे थे, ये इक्वल टू था P
फाई एन जेड अपॉन ए। बाकी सब तो रिकॉर्ड में है, आप देख लीजिएगा लेक्चर में। तो ई इक्वल टू पी फाई एन जेड अपॉन ए क्या है, वोल्टेज में, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है, वोल्ट हो गया, ठीक है। पी नंबर ऑफ पोल्स, फाई फ्लक्स पर पोल एंड स्पीड इन RPS revolution per second, Z total number of conductors, ये कंडक्टर्स आगे से गुजर रहते हैं, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो कि लैप बाइंडिंग के लिए P के बराबर होता है और वेव बाइंडिंग के केस में हमेशा इसकी वैल्यू 2 रहती है, ठीक है। चलिए ये सब हमने ये देखा, इरेज हो गया तो फिर से लिख दिया। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम बात करते हैं पावर बैलेंस इक्वेशन की, इसकी बात करते हैं पावर बैलेंस इक्वेशन। सर पावर बैलेंस इक्वेशन क्यों ला रहे हैं आप? पावर बैलेंस इक्वेशन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर हमारी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल पावर में। तो इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर आपस में बराबर तो होनी चाहिए, इसलिए पावर बैलेंस इक्वेशन ला रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास है उसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर, कौन सी इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हम बात की थी EIA, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू मैकेनिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग फार्मूला जानते हैं, EA इंटू आई। मैकेनिकल पावर के बारे में आपको बता दें, मैकेनिकल पावर इक्वल टू होती है टॉर्क इंटू ओमेगा एम। यहाँ पर ओमेगा एम हमने इसलिए लिख दिया है जिससे आपको लगे कि मोटर की बात चल रही है। तो टॉर्क इंटू ओमेगा एम। ओमेगा एम का फार्मूला होता है, ओमेगा एम इक्वल टू होता है 2 पाई एन। ओमेगा एम इक्वल टू 2 पाई एन, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। इसीलिए हमने जो यहाँ एन लिया है आरपीएस में लिया है, क्योंकि यहाँ जो एन है वो किस में है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में है। आप जो है अगर यहाँ पे एन आरपीएस में नहीं लेंगे, आरपीएम में लेंगे, कभी कोई किसी क्वेश्चन में ऐसी जरूरत पड़ जाती है, तो यही फार्मूला अगर हम एन को, एन की जगह हम क्या ले लें, आरपीएम ले लें रोटेशन, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन अपॉन 60। एन की जगह आ जाएगा कैपिटल एन अपॉन 60 और यही फार्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू P फाई एन जेड अपॉन 60A। तब बनता है जब यहाँ कैपिटल एन है और आरपीएम है, लेकिन हम जो ले रहे हैं, जो डेरिवेशन कर रहे हो आरपीएस में ही कर रहे हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको टॉर्क दिखने लगा है कि एक साइड में तो ईएमएफ है, करंट है, दूसरी साइड में टॉर्क है और ओमेगा एम है। तो यहां से हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू ई आई ए अपॉन ओमेगा एम। ई आई ए अपॉन ओमेगा एम। अब ई की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दें
तो हमें मिल जाएगा P phi n z अपॉन a ओमेगा m। साथ में क्या है, मल्टीप्लाई है IA से, इसको भूलना नहीं है, करंट भूल जाएंगे तो सब सही नहीं रहेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना हमें मिल गया। अभी आगे चलना है, हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ओमेगा की m की जो वैल्यू है 2 पाई है, यहाँ पर इसको पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा P phi n z अपॉन a इंटू 2 पाई n इंटू I। अब यहां से आप देख सकते हैं कि यह डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में है, तो दोनों यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिलेगा क्या यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा P z अपॉन 2 पाई a इंटू phi I। अब आप देख सकते हैं जो टॉर्क है वो किसके इक्वल आ गया, टॉर्क इक्वल टू पी जेड अपॉन 2 पाई ए phi। इसको याद रखिए, इसको हम ले चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। ओ जो सब लिखा था यहाँ पे था, चलो ठीक है। अच्छा तो हाँ, यहाँ पे टॉर्क आ गया, टॉर्क क्या आया, टॉर्क मिल गया हमें P जेड अपॉन 2 पाई a इंटू पाई I a। अब आप अगर, हम लोग जानते हैं, आप पढ़े नहीं होंगे, आप पोल कभी बदल नहीं सकता, यहाँ पे लिखा ही है, सारी वैल्यूज यहाँ लिखी हैं। तो पोल अगर एक बार मशीन डिजाइन हो गया तो कभी चेंज नहीं हो सकता। नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिजाइन हो गई मशीन तो चेंज नहीं हो सकता। 2 पाई की वैल्यू जो भी है वो चेंज नहीं हो सकती। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब मिलके कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ये सब मिलके कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। हाँ, फ्लक्स बदल सकता है, करंट बदल सकती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये मान लें कि ये जो P जेड अपॉन 2 पाई a है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप k मान लीजिए, इस बुक में km लिखा है, कुछ k ही ले सकते हैं, लेकिन क्या है, एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर इसको हम कांस्टेंट मान लें तो जो टॉर्क मिलेगा हमको यहाँ मोटर में, तो टॉर्क क्या रहेगा, k इंटू phi I। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi I। इसका जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, कई मशीन्स का कंपैरिजन करते हैं, तो T1 को phi1 I1, फिर T2 को phi2 I2, ऐसे कंपेयर करा के आप वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लक्स क्या है, ये जो फ्लक्स है, यहाँ से हम एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि फ्लक्स हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है, IF। अब आप कहेंगे सर ये IF क्या ले आया, IF कुछ विशेष नहीं है, आप सब जानते हैं, IF सब अवेयर होंगे। IF क्या है, करंट इन फील्ड। IF क्या है, IF जो है वो क्या है, करंट इन फील्ड, करंट इन फील्ड वाइंडिंग, ये है IF। और आइए तो हम जानते ही हैं, पहले लिख चुके हैं शुरू में ही, ये क्या थी, आर्मेचर करंट। तो यहां पे टॉर्क का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है और इसको आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।